और दोनों हो गए, राइट? हाँ जी, वो बहुत दोनों होता है। एक सेकंड मेरे को चेक कर लो। ठीक है, सो दैट द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स, Microsoft Whiteboard, I will download this right now. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दिया गया था शो दैट द सम ऑफ शो दैट द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो सबसे पहली बात तो टू गिवन नंबर्स जो है, लेट द टू गिवन नंबर्स बी ए एंड बी। अब अगर ये नंबर्स हमारे पास ए एंड बी है, तो हम इसके बीच में ए एम्स किस तरीके से निकालेंगे, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न। तो ए वन की वैल्यू होगी ए प्लस डी, एंड डी इज व्हाट, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, राइट? यस सर। वैसे ही ए2 की वैल्यू होगी ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और सेम ए एन की वैल्यू होगी ए प्लस एन टाइम्स बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो ये चीज हमें पता है एक तो, एंड we need to prove that the sum of these numbers is n times the single am between them. Okay, तो n times the single am between them, तो सबसे पहली बात तो हमें इसका am निकालना पड़ेगा, तो आई एम कॉलिंग दैट a, am होगा इनका a प्लस b बाई टू, एंड वी नीड टू प्रूव a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an इज इक्वल्स टू n टाइम्स a। ठीक है, चलो तो फिर ये हमारे पास AP बन रहा है, यस सर। तो AP का सम आप निकाल सकते हैं हम इजीली। AP का सम होना चाहिए SN, तो वो हम बोल सकते हैं n बाई टू, राइट? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं डायरेक्टली। यस सर। A प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस a प्लस n टाइम्स b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस वन। मैं LHS से स्टार्ट कर रहा हूँ, LHS से मुझे RHS पे पूछना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आई n बाई टू, दिस इज 2a, देन दिस इज b माइनस ए अपॉन n प्लस वन, कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ से, यस सर। तो इधर बचेगा 1 प्लस इधर बचेगा n, तो ये से बन जाएगा। सी दिस इज ऑल्सो n प्लस वन, दिस इज ऑल्सो n प्लस वन, कैंसल आउट, तो ये बचेगा हमारे पास n बाई टू, टू ए प्लस b माइनस ए, विच इज नथिंग बट n बाई टू, टू ए माइनस ए इज a प्लस b, and we know n times, we can write it as n times a plus b by 2, and which is n times a, see, यस सर। is equals to RHS। बस ये हो जाएगा। अच्छा, उसमें वो क्वेश्चन काफी अच्छा था बाय द वे, जो P Q R are in GP and the equations this and this have a common root, have you solved that? Yes sir, I have solved that. Okay, It was a nice। very long question, but I did it. हम्म, cool, okay, ठीक है। चलो तुम इसे तब तक नोट डाउन करो, इम्पोर्टेंट तो यही वाला पार्ट था जो मैंने इधर लिखा है, ये तो हम कल ही देख चुके थे। लिख लिया सर। ओके, अच्छा कभी कभी ना हमसे पूछ लिया जाता है कि आपको लास्ट से कोई टर्म निकालनी है, मतलब अगर कोई एपी दिया गया है तो एंड से आपको कोई टर्म निकालनी है, सपोज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, या कोई भी टर्म। मतलब अगर सपोज मेरे को ये एपी दिया गया है, एक सेकंड वेट,
तो सपोज मेरे को कोई एपी दिया गया 1 3 5 7 9 11, उसी तरीके से ये एपी जा रहा है सपोज 21 तक, ठीक है, या कहीं तक भी जा सकता है, सपोज ये 91 तक जा रहा है। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स होंगी, हमसे बोला गया अगर स्टार्टिंग से मैं कोई टर्म निकालनी है, सपोज बोलता है 16th टर्म निकालिए इसकी, वी कैन फाइंड आउट an is equals to a plus n minus 1 into d, राइट। बट कभी कभी क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट का मतलब होगा कि ये फर्स्ट टर्म है अभी आपकी, लास्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म, देन सेकंड टर्म इज सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म इज थर्ड लास्ट टर्म, और इसी तरीके से हमारे पास सारी टर्म्स आती जाएंगी। तो इन दैट केस अगर rth टर्म आपको एंड से पूछ रहा है, या इनफैक्ट rth क्यों, nth टर्म ही लिख लो इसको भी, अगर पूछता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब एंड से आपको कोई टर्म निकालनी है, तो उस केस में हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो इस तरीके से अप्लाई कर रहे होंगे। इसको मैं बोल देता हूं tn nth टर्म फ्रॉम द एंड, और हमें इस बार फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करना है। अगर ये लास्ट टर्म l है इसकी, तो बस l में से माइनस कर देना है। इस बार हम प्लस करते जा रहे थे, इस बार हम माइनस कर देंगे लास्ट टर्म से। ये है एपी के लिए पहली चीज। तो और यही चीज सेम अगर हमसे पूछा जाता है जीपी के लिए, तो जीपी में हम किस तरीके से टर्म निकाल रहे थे, जीपी में हम टर्म निकाल रहे थे a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, राइट। Yes, sir. तो इसी तरीके से हमारे पास जीपी में भी वही हो जाएगा। जब वहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट किया एंड से निकालने के लिए, वैसे ही अगर हम जीपी के केस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड से निकालने के लिए कर देंगे हम डिवाइड। कभी कभी इस पे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अगर पूछते हैं तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, वी कैन फाइंड आउट द nth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन इस पे भी करते हैं, चलो। फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। एक जीपी दिया गया है अपन को 3 6 12 24 अप टू 1 2 2 8 8। हमें चाहिए क्या एंड टर्म, एंड से टर्म निकालने के लिए? हमें चाहिए एल लास्ट टर्म एंड आर। हमारे पास दोनों चीजें गिवन है, बस इसी को अपन को डायरेक्ट अप्लाई करना है फॉर्मूले को यूज करते हुए। we can find out the nth term from the end. We need to find the 8th term. तो n is 8, then a is equals to a, यहाँ पे a का कोई रोल नहीं है। l is equals to 1 2 2 12,288, then r is equals to 6 by 3 यानी कि 2, n is equals to 8, t8 यानी कि 8th term from the end, 8th term from the last is equals to l by r to the power 7. l की वैल्यू we already have l, then this would be 2 to the power 7. सॉल्व करने के बाद कुछ आएगा ये 384. 384 नहीं आएगा, 96। तो बस अपन को कभी कभी ये सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देना है अगर हमसे पूछा जाता है टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा, एक और तरीके का क्वेश्चन काफी फेमस है यहाँ पे, तो ये क्योंकि है तो वैसे सीरीज का क्वेश्चन ही है, बट जीपी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जीपी ही है ये सीरीज। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर सेकंड तुम्हें खुद करना है। फाइंड 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 5555। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब 2-3 क्वेश्चन कम से कम एनसीईआरटी में भी होंगे।
और क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जा सकता है इस तरीके से 0.44 प्लस 0.444 प्लस 0.44444, कोई भी वैल्यू हो सकती है। मतलब पहले तो हम इस पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न क्या है कि सेम टर्म चलते जा रहे होंगे, बस टर्म्स बढ़ते जा रहे होंगे। 5, 55, 555, 45, ऐसे ही हमारे पास 5555 नेक्स्ट टर्म होगी, और वैसे ही हमारे पास ये लगातार बढ़ते जा रहा होगा। एक टर्म इंक्रीज हो रही होगी बट सेम ही टर्म बढ़ रही होगी, और यहाँ पे भी सेम ही पैटर्न है, बस पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट को हटा देंगे हम तो ये 4/10, ये 44/100, ये 444/1000, ऐसे हमारे पास पावर्स बढ़ती चली जाएंगी 10 की। ठीक है, सॉल्व किस तरीके से करना है सबसे पहले इस पे बात करते हैं। ये आता है क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया होगा बुक में। तेरा हाई चांसेस कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो सॉल्व किस तरीके से करना है पहले ये देखते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए वी कैन राइट दिस सीरीज एज, जो हमारे पास है अभी हमारे पास है 5 प्लस 55 अप टू n टर्म्स लिख लो यहाँ पे, एंड सेम गोज फॉर दिस, n टर्म्स तक जा रही है, मतलब हमने 5 को n टाइम्स लिखा है, वहां तक ये सीरीज हमारी चल रही है। तो वी कैन राइट इट एज 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 5555 एंड सो ऑन। सबसे पहले यहाँ पे जो भी दिया गया है उसी को कॉमन ले लो। 5 दिया गया है तो 5 को कॉमन लिया, तो ये बनेगा 1 प्लस 111 प्लस 111 प्लस 1111 अप टू n टर्म्स। अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें क्या कॉमन लेना होगा? 4, बिल्कुल। उसके बाद अपन को करना क्या है, 9 से मल्टीप्लाई कर देना है पूरे वैल्यू, मतलब पूरी सीरीज को। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 9 से डिवाइड करा और 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बना 9 प्लस 99 प्लस 999। द ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट दिस सीरीज इनटू जीपी। अब वो कन्वर्ट करने के लिए हमने इतना काम किया है, कैसे कन्वर्ट करा है देख लो, अब हो चुका है अपना काम। इन 9 को मैं लिख दूंगा 10 माइनस 1, 99 को मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर माइनस 1, 999 को मैं लिख सकता हूं 10 क्यूब माइनस 1, एंड सो ऑन। लास्ट वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 to the power n माइनस 1, राइट। बन गया हमारे पास जीपी। 1 कितनी बार आया है? कैन यू टेल मी 1 कितनी बार आया है? कितनी टर्म्स थी यहाँ पे पहले ये देखो। 5 मतलब ऐसे देखने में तो 5 लग रहा है, लिखा तो हमने 5 टाइम्स n है, terms. बट n टर्म्स थी तो n टाइम्स ही आया होगा 1 भी। yes तो अगर, अच्छा एक बात और, तुम्हें पता है मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, दे आर रिलेटेड, इंटरलिंक टू ईच अदर। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, देखो जैसे कि अगर मैं 4 को 3 बार ऐड करता हूँ, यही चीज को मैं लिख सकता हूँ 4 into 3। अच्छा वैसे ओके तो अब टेबल भी तो यही है एक्चुअली। yes yes तो यहाँ पे 1 को अगर मैं n टाइम्स ऐड कर रहा हूँ तो मैं 1 को डायरेक्टली n से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। 1 को 5 टाइम्स ऐड करता तो 1 को सीधा 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकता था। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो मैंने अभी सीरीज को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एक लिखा 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 की पावर 4 अप टू 10 की पावर n। ये बना अपना जीपी, जिसका सम वी नो हाउ टू फाइंड। ये बना माइनस n, बिल्कुल। इसका हम सम फाइंड आउट कर देंगे, आंसर बता देंगे। ये आएगा n टर्म्स है तो 10 टू दी पावर, और फर्स्ट टर्म है 10, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1, यानी कि 9 माइनस n। और सॉल्व कर देंगे थोड़ा तो थोड़ा और आंसर बता देंगे। ये बन जाएगा वैसे आंसर तो, अगर हम 5/81, 9 यहाँ से इसके साथ भेज दिया तो ये बनेगा 10 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10।
फाइनल आंसर तो ये होना चाहिए, बट वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम्स में। कैन यू सॉल्व द सेकंड पार्ट? ट्राई। सर आंसर तो सेम आएगा, बस इसमें 5 की जगह 4 हो जाएगा। 5 की जगह 4 हो जाएगा? नहीं, थोड़ा सा और चेंज होगा। अब देख यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है ना, तो अपॉन में 10 भी तो आएगा। तो अगर तू चाहे तो यहीं से ही हम इसको बहुत शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ देख, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले और इसको लिख लें हम 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111। ये बस ये जो नीचे वाली चीज है 10³ ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब और थोड़ा मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो n टर्म्स, तो हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं ये चीज, ये यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते थे। हम इसको लिख सकते हैं 4/9, हम पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई करके ये बनेगा ऊपर, फिर इसको हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, देख 10 - 1/10 प्लस 10² - 1/10² प्लस 10³ - 1 डिवाइडेड बाई 10³ एंड अप टू n टर्म्स। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ऐसे नहीं बनेगा बस 4/9 into n minus 10/9 into 1 minus 1/10 to the power n। 10/9 नहीं, बस ये बोलना। हाँ मतलब 10/9 भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो होगा ये 1/10 होगा, और यहाँ पे होगा 1 - 1/10, तो ये बचेगा 9/10। यहाँ पे 1/10, यहाँ पे 9/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/9 ही बचेगा सिर्फ, और अंदर आ जाएगा 1 - 1/10 टू दी पावर n। सिंप्लीफाई करिए, देखिए आएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं बस आंसर। ये के वाले स्टेप में बस यहाँ पे 1/10 होगा, और यहाँ पे 9/10 होगा, और यहाँ पे 1/10 टू दी पावर n होगा। ये 9/10 तो हम सिर्फ इस वाले स्टेप में चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1/9 बच जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, और थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी दे सकते हैं आंसर, बट अगर यहाँ पे भी छोड़ते तो भी देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर है ये बात? यस सर। ओके ठीक है। Can I rub this? यस सर। ठीक है। So the next topic is geometric mean. Similar to arithmetic mean, बस अर्थमेटिक मीन। अच्छा, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि प्रोग्रेशन ना सारे पैटर्न के तो चलते ही हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एडिशन का पैटर्न है, और सेम वैसे पैटर्न है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बट वो मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है। बस अपन को ये ध्यान रखना है। तो जैसे हमने अर्थमेटिक मीन में जितनी चीजें की हैं, वैसी चीजें हमें ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी करनी होंगी। अब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ज्योमेट्रिक मीन पूछा गया है और ज्योमेट्रिक मीन्स पूछा गया है, जैसे हमने अर्थमेटिक मीन के लिए सीखा था।
तो अगर ज्योमेट्रिक मीन पूछा गया है तो हमें वैसे ही निकालनी है, बस इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। Sir, you are on mute. ओह सॉरी, मैं बोले जा रहा था। I thought के let the two numbers be a and b. Actually I should not write it. यहाँ पे लिखना चाहिए। Let the two numbers be a and b. If you are finding geometric mean of them, तो हमें करना ये होगा कि ज्योमेट्रिक मीन को हम g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरीके से वहां पे सम ऑफ ऑल द नंबर्स होता था, उसी तरीके से यहाँ पे होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स मतलब a इंटू बी, और जिस तरीके से वहां पे डिवाइड होता था डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अरिथमेटिक मीन के लिए, यहाँ पे होगा पावर 1 अपॉन ऑब्जर्वेशन। मतलब इसी चीज को जनरलाइज करते हैं इसका फैक्ट को। अगर दो नंबर्स का निकाल रहे हैं तो हो गया रूट ए बी, ये तो काफी इजी है, याद भी रहता है। बट अगर हम n नंबर्स के लिए निकाल रहे हैं, मतलब नंबर्स हमारे पास ज्यादा हैं एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो n नंबर्स हैं, सपोज x1 x2 x3 अप टू xn। n नंबर से मतलब दे कैन बी एनी दे कैन बी एनी टाइप ऑफ नंबर्स। और ज्योमेट्रिक मीन जो हम निकालेंगे उनका, वो निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स। ऊपर भी हमने यही काम किया एग्जैक्टली, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स टू द पावर 1 अपॉन जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn टू द होल पावर 1 by n। दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। एंड ज्योमेट्रिक मीन्स इज सिमिलर टू अरिथमेटिक मीन्स। जिस तरीके से अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स विल फॉर्म एन एपी, उसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स विल फॉर्म क्या होना चाहिए बताओ? जीपी। हमारे काम का टॉपिक ये है भाई। तो क्वेश्चन क्या आएगा, कोई दो नंबर्स दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा इनके बीच में इतने जीएम्स इंसर्ट कर दीजिए। करना क्या होगा, सपोज कोई दो नंबर्स हैं ए एंड बी एंड वी नीड टू इंसर्ट G1 G2 up to Gn, that is n geometric means between them. So the first concept is कि अगर ये geometric means हैं a और b के बीच में, तो they will form a GP। ये एक GP बन रही होगी जिसकी हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है एंड वी नीड टू फाइंड दीज n नंबर्स। सेम पैटर्न लगाएंगे, मतलब सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जिस तरीके से हमने एम्स के केस में एपी बनाई थी और फिर कॉमन डिफरेंस निकाला था। उसी तरीके से जीएम्स के केस में हम लोगों को जीपी बनाई और फिर उसका हम कॉमन रेशियो निकालेंगे। जैसे हमें कॉमन रेशियो मिलेगा, G1 मिल जाएगा, G2 मिल जाएगा, Gn मिल जाएगा, सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो देखिए क्या बनेगा, ये हमारे पास लास्ट नंबर दिया हुआ है। अब अच्छा, कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है? n या n+2? यहाँ पे तो n+2 टर्म्स हैं, है ना? n तो जीएम्स ही हो गए और a और b दो नंबर्स हो गए जिसके बीच में हमें इंसर्ट करने हैं नंबर्स। तो ये n+2 टर्म्स हैं जिसमें हमें a पता है एंड b पता है। वी कैन फाइंड आउट r यूजिंग द रिलेशन ऑफ nth टर्म। तो b दैट इज लास्ट टर्म शुड बी फर्स्ट टर्म इनटू r टू द पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1। अगर n+2th टर्म है ये, तो मुझे पावर लेनी चाहिए n+1।
यहां से मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूं। r होगा b by a to the whole power 1 by n plus 1. Now g1 will be a into r means a into b by a to the power 1 by n plus 1, and same g2 is equals to ar square and so on. तो अगर हम gn निकाल रहे होंगे तो gn will be a into r to the power n, which will be a into b upon a to the power n by n plus 1. इस तरीके से हम कोई भी gms इंसर्ट कर सकते हैं बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या होगा। चलो पहले बेसिक से क्वेश्चन कर देते हैं। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 6 and 24। अब देखो यहां पे बोला गया सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे, उसको हम बोलेंगे जी। ये नंबर हुआ ए, ये नंबर हुआ बी, तो जी होता है रूट ऑफ ए बी, यानी कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 6 इंटू 24, ये आएगा 144, वैल्यू आएगी 12। तो इन दोनों के बीच ज्योमेट्रिक मीन हो गया 12। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व कि 6, 12 एंड 24 आर फॉर्मिंग अ जीपी, राइट। तो अगर सिंपल सिर्फ जीएम निकालने के लिए बोलता है तो जीएम तो हमें पता ही है किस तरीके से निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस टू द पावर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बट ये नहीं पूछेगा हमसे, ये तो काफी बेसिक चीज है। पूछेगा तो हमसे कुछ और चीजें, जैसे ऐसे कि insert 3 GMs between 1 and 256। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को कोई 3 नंबर G1, G2 एंड G3 फाइंड आउट करने हैं, which are forming GP with 1 and 256। तो अगर हम G1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 1 इंटू आर, G2 विल बी 1 इंटू आर स्क्वायर, G3 विल बी 1 इंटू आर क्यूब। बट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आर। अच्छा, अब आर फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्टली या तो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि हमने यहां पे स्टार्ट किया, या फिर हम आर का फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। R is equals to B upon A means 256 divided by 1 to the power, कितने GMs चाहिए, 3 चाहिए, तो पावर होगी 1/4, which will be 4। तो R is equals to 4 means G1 is equals to A into R means 1 into 4, value आई 4। G2 होगा A into R square, तो 1 into 4 square, वैल्यू होगी 16। G3 होगा, सॉरी बिल्कुल, तो 4, 16 and 64 are the 3 GMs between 1 and 256। ये तो हुए अपने बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे कि तो चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हैव यू नोटेड द क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स, the sum of two numbers is 6 times
the sum of two numbers is 6 times their geometric means. In fact, geometric mean, not means. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 ratio 3 minus 2 root 2. I'll repeat the question. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 ratio 3 minus 2 root 2. Okay, I'll give you 2 minutes. You can try. Okay, first of all, read the question carefully. जितनी भी इंफॉर्मेशन है, that's all in the question. तो उसको यूज करना है क्या हमें दिया गया है। एक ही स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पे, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, अगर दो नंबर्स हमारे पास होते हैं, सपोज ए एंड बी, तो इसने हमें जो दी गई है कंडीशन वो ये दिया हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स दिस, राइट? Yes, sir. अब हम कर तो बहुत सारे तरीके से सकते हैं इस क्वेश्चन को, पहली बात तो, बट द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो लेट्स पहले तो समझते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है। ये चीज एक जगह ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होगी, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी है तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होगा। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो होता क्या है, ये दो अलग अलग टर्म्स है, एक है कॉम्पोनेंडो, एक है डिविडेंडो। अगर हमें कोई दो रेशियोज दिए गए हैं, सपोज a अपॉन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन डी, राइट? तो वी कैन फाइंड आउट सम इन्फरेंसेस फ्रॉम दिस रेशियो। हमारे पास अगर a अपॉन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन डी है, तो वी कैन राइट इट एज a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन डी। ये रेशियो भी इक्वल होगा अगर ये इक्वल है तो। वैसे ही सेकेंड इज a अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू c अपॉन c माइनस डी। एक कॉम्पोनेंडो है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो, एंड दिस इज डिविडेंडो। अगर हम दोनों को एक साथ मिला दें तो दिस विल बी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। मतलब अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी है, तो वी कैन राइट इट एज a प्लस बी अपॉन a माइनस बी is equals to c plus d upon c minus d. This is componendo and dividendo. अब हम अगर इसको अप्लाई करेंगे यहां पे तो ये काफी आसानी से सॉल्व हो सकता है। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये बताओ मेरे को,
अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, क्या वैल्यू होगी इसकी? इसको सॉल्व करो, मतलब ओपन करो, एक्सपैंड करो। अच्छा, हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? Am I audible? Hello? I think you are not audible. हेलो। हेलो, हाँ। मेरे को आवाज ही नहीं आती तुम्हारी। तो अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर हम सॉल्व कर रहे थे, तो हम इसे किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, बताओ मेरे को। अंडर एक्सपैंड रूट किस ए तरीके से? स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी। हाँ, तो अंडर रूट ए स्क्वायर इज ए। यस, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। बिल्कुल। और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहीं पे माइनस आ जाएगा, राइट? ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से बस यही अप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया ए प्लस बी, और इसको मैंने पहले ऐसे लिखा 3 इंटू 2 रूट ए बी, और फिर 2 रूट ए बी को मैं इधर लिख के आ गया। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? इज दैट करेक्ट? बस मैंने 6 रूट ए बी को 3 इंटू 2 रूट ए बी कर दिया, एंड 2 रूट ए बी को मैं इस तरफ लेके आया, ये 1 था, यहाँ पे भी ऑलरेडी 1 था, 2 रूट ए बी इधर लेके आया तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये बन गया 2 रूट ए बी, एंड अब अप्लाई कर दिया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखते हैं जरा क्या बनेगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने के बाद। ये बना a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। इसी तरीके से यहां पे बना 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, राइट? यही बिल्कुल सेम चीज अप्लाई करिए, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये बना अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर, and the denominator will be under root of a minus root of b का whole square. This will be 4 and this will be 2, which is nothing but 2 by 1. अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूं तो ये बन जाएगा सिर्फ अंडर रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b इज इक्वल्स टू, यहां पे बना रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट इज 1। करेक्ट है अभी तक? कोई भी स्टेप जिसमें प्रॉब्लम है मेरे से पूछ सकते हो। नो सर। ओके, अब अपन ने फिर से अप्लाई कर दिया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो मेरे को क्या निकालना था, मेरे को रेशियो निकालना था ए और बी का। ए और बी का रेशियो निकालना था, इसलिए मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया। ए और बी का रेशियो निकाला, यहां से निकल जाएगा ए और बी का रेशियो, क्योंकि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक और बार अप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होगा, तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, रूट बी। और वैसे ही अगर डिवाइड करूंगा तो डिवाइड में आएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो उसमें हमारा रूट ए कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमें चाहिए वही आ जाएगा। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगेन, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा रूट ए प्लस रूट बी, ये है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये कहता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, हाँ अब फायदा तभी है जब हमें कुछ मिल रहा हो उससे, ये मिल रहा है।
रूट बी से रूट बी कैंसिल, रूट ए से रूट ए कैंसिल, तो न्यूमरेटर आया 2 रूट ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आया 2 रूट बी इज इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 1. वी नीड टू फाइंड ए अपॉन बी, ना कि रूट ए अपॉन रूट बी. तो कैसे निकाल सकते हैं? स्क्वायरिंग कर देते. स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो ये तो सीधा बन गया ए बाई बी, और यहां पे करेंगे तो और ये बन जाएगा जो हमें चाहिए, रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस 1 माइनस प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2. तो ये बना 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 रूट 2. बस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो ही था. अगर हम कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो जानते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं. बाय द वे एक ही क्वेश्चन में अप्लाई होगा, तो इस तरीके से याद भी रख सकते हैं कि यहीं पे ही अप्लाई करना है. हाँ, इसके और भी तरीके हैं, ऐसी बात नहीं है, बट जितने मार्क्स का ये आएगा उसके लिए मेरे को लगता है वर्थ इट इतने में ही करना है. उसके अलावा वो बहुत बड़े तरीके हो जाएंगे फिर. नोट कर लिया? Just a second. Okay. Okay, I'm writing down one another question. ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई थिंक ये भी शायद तुम्हें कहीं ना कहीं मिल सकता है बुक्स में. और सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? सर अकाउंट्स के अलावा बाकी सब ठीक है. ओके. अकाउंट्स भी क्या टफ है? वो बहुत सारे रूल्स लगते हैं ना वहाँ पे, तो कंफ्यूज जाती हूँ. कौन सी टेबल होती है वो जो बहुत लेंदी सी होती है, काफी मेस्ड अप? सर चैप्टर वाइज बढ़ती जाती है टेबल. बैलेंस शीट. ओ, उसके बाद वो टेबल छोटी हो जाती है पर मल्टीपल बनने लग जाती है फिर. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी लिख लो, सॉल्व करके ट्राई करना सॉल्व करने का, और नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है? लिख लिया सर. ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज नाउ एपी खत्म, जीपी खत्म. जीपी के अंदर हमारे पास इसी के यही क्वेश्चंस आएंगे. कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जीपी से या फिर ज्योमेट्रिक मीन से, एंड सेम विद एपी. एपी से बहुत टफ है क्वेश्चंस आने, क्योंकि एपी तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो जीपी से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जीपी इस बार का नया कॉन्सेप्ट है. और एएम जीएम से काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक क्वेश्चन फॉर श्योर सीरीज से आने ही आना है. तो इसके बाद वाला जो हमारा पार्ट है वो है हमारा सीरीज. अपन के पास सीरीज आती है सॉल्व करने के लिए, बड़ी बड़ी और गंदी गंदी सीरीज, और हमें इनके आंसर निकालने होंगे. मोस्ट ऑफ द केसेस तो समेशन. चलो, सीरीज पढ़ने से पहले हमें एक वर्ड को समझना और जरूरी है, समेशन. सिग्मा. ये 10th क्लास में भी हमने यूज किया है वैसे थोड़ा. सॉरी, 9th में भी यूज किया.
9th में भी यूज किया एग्जैक्टली, बट इस बार ये थोड़ा स्कैरी हो गया कि ये बहुत सारी चीजें पूछने वाला है। सबसे पहले तो सिग्मा को समझते हैं, सिग्मा का रोल क्या है। सिग्मा का रोल है समेशन। तो मतलब सिग्मा का काम क्या है कि सपोज आपने इस तरीके से लिखा, चलो पहले ये लिखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं बस ये सिग्मा पे, सिग्मा समझा रहा हूं अभी मैं तुम्हें। सपोज हमने ऐसे लिखा है सिग्मा के, एंड के इज फ्रॉम 1 to 4। तो वो हमसे बोलना क्या चाहता है यहाँ पे, वो कह रहा है कि के की वैल्यू है कुछ, आपको के की अलग अलग वैल्यूज पुट करती जानी है और सबके बीच में सम मतलब एडिशन का, ऐड का साइन लगाते जाना है। के की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई है, 1 से स्टार्ट हुई है और कहां तक गई है, 4 तक गई है। इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। और अंदर होगा अपना वेरिएबल कोई ना कोई। करना क्या होगा, बहुत सिंपल, करना ये होगा अपन को कि के की वैल्यूज पुट करो। के की वैल्यू सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लोअर लिमिट से। के की वैल्यू है लोअर लिमिट पे 1, तो पुट करो 1, एडिशन का साइन, उसके बाद के की नेक्स्ट वैल्यू लो, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, वहां तक जाना है जब तक लोअर अपर लिमिट तक रीच ना कर जाए। तो इसका मतलब हो गया सिग्मा के, यानी कि के को हमें ऐड करते जाना है। तो के को कितनी बार ऐड करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लिमिट, के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू अपर लिमिट, राइट? सही यस। है। चलो ये वाली सीरीज को मेरे को बस अभी इसका आंसर नहीं देना है हमें, अभी सिर्फ मेरे को एक्सपैंड करके दिखाओ ये। बताओ कैसे लिखूं मैं इसको। दिस इज के 3 स्क्वायर। square, 3 square plus 4 square plus 5 square plus 6 square plus 7 square. बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक रूल तो ये कि हमें पहली बात तो सिग्मा को ओपन कैसे करना है। अब थोड़ा सा और डिटेल्स पे चलते हैं इसकी। तो सपोज सिग्मा के अंदर कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, बट दैट कांस्टेंट इज इन मल्टीप्लीकेशन विद सम वेरिएबल। तो सपोज दिस इज, जरूरी नहीं है हमेशा के ही हो, मैं अभी इस बार आई लिख दे रहा हूं, देखो 2 × आई, दिस इज 2i। ठीक है, अब मैं आई की वैल्यू पुट कर रहा हूं सपोज 0 से और 3 तक। ठीक है, तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूं, या तो मैं 2 को अंदर ही रहने दूं और मल्टीप्लाई करते हुए लिख दूं। बट अगर कोई भी मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड में है वेरिएबल के साथ कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को आप, यू कैन टेक दैट कांस्टेंट आउट फ्रॉम सिग्मा। मतलब मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि इफेक्टिवली तो ये वही चीज है ना, 2 × 0 + 2 × 1 + 2 × 2 + 2 × 3। वहां से अगर आप डायरेक्टली ओपन करते तब भी ऐसे लिखते, अभी आपने ऐसे लिखा तब भी आप ऐसे लिख सकते हो। So the first rule is you can take the constant out of the sigma if that constant is in multiplication or divide, or in divide with some variable. क्लियर है ये बात, याद Yes, रहेगी? sir. Yes. ओके अच्छा, अब कांस्टेंट दूसरे तरीके से भी आ सकता है। बार बार मैंने बोला कि दैट कांस्टेंट शुड बी इन मल्टीप्लिकेशन और इन डिवाइड विद द वेरिएबल। ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता था यहाँ पे, 2 + i एंड i इज फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास दूसरी टेक्निक है। यहां पे हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास बीच में प्लस या माइनस लगा होगा, कुछ भी है अगर, तो आप सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा 2 i इज फ्रॉम 1 to 2 प्लस माइनस सिग्मा i इज फ्रॉम 1 to 3 करो। इनफैक्ट 1 to 2 तो ज्यादा ही छोटा हो गया कुछ। ठीक है, तो हम सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन पे नहीं कर सकते। मतलब कि अच्छा, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन पे सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नहीं बच्चे, हमने सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, वी जस्ट टुक 2 आउट। हमने सिग्मा एक ही बार था, यहाँ पे देखो सिग्मा को 2 बार लिख दिया गया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि सिग्मा बढ़ गया है उतनी बार। यहाँ पे सिग्मा एक ही बार लिखा हुआ था। अगर सॉरी, अदरवाइज हम इस चीज को भी अलग तरीके से लिख सकते थे, अगर हम सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दे मल्टीप्लीकेशन पे। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो दोबारा मेरी बात को समझ लो एक बार,
कि इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि k इंटू के लिखूं और फिर इसको ऐसे कर दूंगे सिग्मा k इंटू सिग्मा के। नो, दिस इज रॉन्ग। तो सिग्मा इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। बट हाँ, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आप सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे कि यहां पे किया। इनफैक्ट अगर मैं यहां पे ये वैल्यू भी लिखता सिग्मा आई इज फ्रॉम 1 टू 3 एंड दिस इज आई प्लस माइनस आई स्क्वायर, तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता था सिग्मा आई इज फ्रॉम 1 टू 3 प्लस माइनस सिग्मा आई इज फ्रॉम 1 टू 3 आई स्क्वायर। मतलब सिर्फ कांस्टेंट ही ना हो, कुछ भी हो, तो मैं इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं ओवर तो सर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कैसे सॉल्व कर पाएंगे? हाँ, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप वही है हमारा। अच्छा, चलो पहले इससे नीचे वाले को करते हैं क्योंकि ये तो इजी है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है बच्चे, जैसे अभी तक हम सीख के आए हैं। तो आई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे आई की वैल्यू 1 पुट करी, प्लस 2 प्लस 3, आई की डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी वैल्यूज लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक हम ले सकते हैं, सारी वैल्यूज लो और ऐड करते चले जाओ। तो फर्स्ट सिग्मा will give this expression and the second sigma will give 1 square plus 2 square plus 3 square, right? If you have any problem till now you can ask. No sir, it's clear. ठीक है, बट प्रॉब्लम है यहां पे जब ये अंदर हमें कांस्टेंट दिया गया होगा, तो अब इस बात का मेरे साथ मतलब समझना कि हम इसको ओपन कैसे कर रहे हैं। जैसे हम अभी तक सिग्मा को ओपन करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, बट यहां पे हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन भी खत्म करना है और साथ साथ इसका शॉर्टकट भी सीख लेंगे अभी, इसको हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते थे। ओके, तो यहां पे हमने क्या करा, आई की वैल्यू पहले करी पुट 1, बट यहां पे आई तो है नहीं कहीं। अगर यहाँ पे आई है ही नहीं कहीं तो कहां पर 1 पुट करेंगे, कहीं 1 पुट नहीं करेंगे। इसको हम सिंपली लिख देंगे, जब आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये होगा 2, उसके बाद प्लस करेंगे, आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब भी इसकी वैल्यू होगी 2, देन विल पुट आई इक्वल्स टू 3, देन आल्सो दिस विल बी 2। तो हमने 3 बार 2 को ही ऐड कर दिया। प्लस माइनस जब इसको ऐड करेंगे, मतलब इसको ओपन करेंगे, तो ये तो सिंपल है 1 प्लस 2 प्लस 3। बट जब जब हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट होगा, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो कांस्टेंट वैल्यू will be written down as many times as the numbers here from lower limit to upper limit। 3 नंबर्स थे, i की वैल्यू 1 से लेके 3 तक पहुंची, तो 2 will be written down 3 times। क्यों राइट करा हमने 3 बार, इसलिए करा क्योंकि हम i की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते जा रहे हैं, तो बट ये हर जो अंदर वैल्यू के साथ एक्सप्रेशन है एक बार ही 2 ऐड होगा। बिल्कुल। क्या 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 बोला तुमने, एक सेकंड सॉरी। हर वैल्यू के साथ 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा ना? हाँ, हर वैल्यू के साथ 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल। अगर हम डायरेक्टली भी ओपन करते तब भी तो यही ओपन होता जो अभी किया है Yes. हमने। ठीक है, कूल 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 कूल। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बाय द वे। कैसे लिख सकते हैं देख, सपोज मुझे ये दी किसी ने वैल्यू i इज टू 1 टू 7 4, तो मुझे पता चल गया कि मुझे कितनी बार 4 4 को टू लिखना द होगा। पावर 7 कर दो। नहीं, 4 टू द पावर 7 नहीं, 4 इंटू 7। सॉरी, है ना, 4 क्लियर into है। 7। Yes. चल फिर मेरे को ये बता दे, चल एक क्वेश्चन गलत करके दिखा मुझे। into 5। गुड। फिर से सोच, 3 को कितने टाइम्स लिखना है, जितनी बार भी i की वैल्यूज आ रही होंगी। अच्छा, I आई तो है started नहीं। from 4, हाँ i तो है नहीं, है ना, i तो है नहीं, तो I started from 4, जब हम i की वैल्यू 4 रखेंगे तो एक 3 आ जाएगा, i की वैल्यू 5 रखेंगे एक 3 आ जाएगा, i की वैल्यू 6 रखेंगे एक 3 आ जाएगा, i की वैल्यू 7 रखेंगे एक और 3, 8 पे एक और 3, 9 पे एक और 3, तो 3 इंटू 6 हुआ। बेसिकली करना क्या है, करना बस ये है देख कि जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक, उनको गिन ले और उसको 3 से सीधा मल्टीप्लाई कर दे। जैसे यहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेके 3 तक गई,
तो 1 से तो हमें पता ही है सीधा सीधा काउंटिंग, 3 तक गई तो 3 हो गए, तो 2 into 3 लिख सकते थे हम इसको डायरेक्टली। जैसे तूने इसको बोला आई की वैल्यू 1 से लेके 7 तक गई तो तूने कहा सीधा 4 into 7 लिख दो, राइट? अच्छा, धीरे बोलना है मेरे को, मैं तेज बोल जाता हूँ, मेरे सर टीचर जो थे नहीं वो नहीं, बहुत तेज पढ़ाते वो थे मेरे को। मैंने फर्स्ट वैल्यू एक्सक्लूड कर दी, इसलिए मेरा कम आया। अच्छा, फर्स्ट वैल्यू एक्सक्लूड कर दी, हाँ एग्जैक्टली exactly. अच्छा अच्छा चल फिर एक और गलत कर, तेरे को बात समझ आएगी मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ। I is equals to 7 to 19 and this is 2. बता क्या होगा आंसर? Who is Rahib? Someone named Rahib is trying to enter the meeting. Hello Rahib, Rahib. I don't know how to pronounce this, but I think it's not your class. You have entered into the. Okay, cool. बता। अगर इसमें आई होता तो ये 2 into 13 होता। तू इसकी टेंशन तो ले ही मत। अच्छा अच्छा, आई होता तो 2 into 13 क्यों होता, और आई नहीं है तो 2 into 13 क्यों नहीं है, ये बता दे बस तू मेरे को। फिर जब आई नहीं है तो फिर क्या सॉल्व कर रहे हैं हम? जब आई नहीं है तो सॉल्व, अच्छा यही आएगा देख क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही है तेरे सामने अभी। आई नहीं है ना, तो प्रॉब्लम बस यही है कि जब आई नहीं होगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मेरे को लग रहा है तेरे को आसान क्वेश्चन पसंद नहीं आ रहे हैं ना। नहीं आ आई रहे, कैन सन रिलेट। पेपर नहीं आते। अच्छा देख, जब यहाँ पे आई नहीं होगा ना तो ये बहुत सिंपल है। वी जस्ट नीड टू काउंट डाउन दीज नंबर्स। आई की वैल्यू 7 से स्टार्ट हुई, 19 तक गई। चल इसके लिए मैं तेरे को हैक बताता हूँ छोटा सा। तेरे को करना क्या है, आई की वैल्यू इससे पहले कितनी आ रही होगी, 6। हाँ 19 में से 6 घटा दे, तो इसको लिख दे 2 into 13। बस तेरे को ये ओपन इस तरीके से करना है। जब जब अंदर कांस्टेंट होगा तो ये हमारे पास वैल्यू जो होगी सिग्मा की ओपन होगी डायरेक्टली, और इसको ऐसे लिख देना है 2 into जितने भी नंबर ऑफ काउंटिंग्स हैं यहाँ पे, 7 से लेकर 19 तक काउंटिंग 13 होगी। अब तो गलती जो करेगी ना तो इस काउंटिंग में करेगी। तेरे को लगेगा 7 से स्टार्ट हुआ है, 19 तक गए हैं, तो सीधा सीधा 19 में से 7 घटा दो। वो फिर 7 एक्सक्लूड हो जाता है। वो 7 एग्जैक्टली 7 एक्सक्लूड नहीं करना है, 6 तक एक्सक्लूड करना है। अगर 1 से लेकर 19 तक कर रहे होते काउंटिंग तो 19 होते। अब हम 7 से लेकर 19 तक कर रहे हैं, तो 7 तो से लेकर 13 है। 19 तक कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली हमने पहले 6 नंबर्स को छोड़ दिया है, तो 13 नंबर्स होंगे। बस इतना ध्यान रखना। क्लियर है ये बात? यस सर। बस इतनी बातें समझनी थी तेरे को। अच्छा चल, अब फिर मेरे को ये आंसर दे दे फटाफट, एक और। आसान ही तो है इतना मैथ्स, कितना ही तो आसान है। न्यूटन तो ऐसे ही बना के चला गया, पता नहीं। हाँ बस वो अलग बात है, मिल जाए तो लोग मार देंगे उसको। 11th 12th के बच्चों के कॉलेज में ना भी, मतलब स्कूल में ना भेज दे उसे बस। ये बता दे तो मेरे को, इसको कैसे ओपन करेंगे। पहले ओपन करके देख, देख एक बन क्या रहा है। अब देख 2 वाला पार्ट तो तू सीधे सॉल्व कर दियो। क्या बना बता दे आंसर। 2 into 11। वाह यार, तू बहुत इंटेलिजेंट है सीरियसली। चल फिर सेकंड वाला पार्ट का भी आंसर दे दे फटाफट। सेकंड वाला पार्ट क्या बन रहा है, कुछ समझ आ रहा है वो? नहीं। चल के की वैल्यूज पुट कर। पहले तो मैं इसको ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, सिग्मा k is from 1 to 11 2 plus sigma k is from 1 to 11 3 to the power k, ओके राइट? इसका तो हो गया 2 into 11, ये तो सीधा हो गया आंसर 22। अभी जो सेकंड वाला पार्ट है, इसको देख, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 3 to the power 1 plus 3 to the power 2 up to 3 to the power 11।
वी विल पुट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के और ऐड करते जाएंगे हम लोग। पहले के की वैल्यू 1 पुट करी तो ये बना 3 टू द पावर 1, फिर एडिशन का साइन लगाया, के की वैल्यू 2 पुट करी 3 टू द पावर 2, फिर ऐड 3 टू द पावर 3, फिर ऐड करते 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 हम पहुंच गए 3 टू द पावर 11 तक। व्हाट इज दिस? जीपी तो है देख। बस इसका सम और निकाल के बता दे मेरे को फटाफट से। एक मिनट। ये तो कर लेगी टू सब, कोई दिक्कत नहीं है। 65719। ओए नहीं 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 नहीं, ओ सॉरी, मेरी गलती है भाई, ये नहीं बताना था सॉल्व करके। ये नहीं बताना होता है सॉल्व करके। 3 टू द पावर 12 ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे सर। 100 से 100 आउट ऑफ 105 कर देंगे एकदम। कहेंगे बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, 3 टू द पावर 12 निकाल के दिखाया है। ये नहीं करा करने सॉल्व, यही छोड़ देने बस। पता चले पूछ रहे हैं कि कहाँ से पढ़ के आए हो बच्चे, बैठ जाओ। कहते बेटा एक क्लास लेनी है तुम्हें 12th की, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास तुम्हें लेनी है। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन तो इस तरीके का कोई भी हमसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं शुरू सीरीज की। तो देख, सीरीज को समझने के लिए ना तेरे को ये 3 फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखने हैं। फर्स्ट इज सिग्मा के, के इज फ्रॉम 1 टू n। ये तो ऑलरेडी पढ़ चुकी है फॉर्मूला, पता है। एक बार इसे एक्सपैंड करके देख, के की वैल्यू 1 से लेके n तक पुट कर, क्या बनेगा? 1 2 3 डॉट 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 एन। है ना, बिल्कुल। और इसका सम हमने पढ़ा था क्या? आई थिंक यस। इसे रेस्ट तो मैं रोज पढ़ती हूँ बहुत, ठीक है। आपका ही सब्जेक्ट नहीं है मैथ्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है मेरे पास, 5। इसका सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये एक एपी है बाय द वे। सर मुझे ना एपी और जीपी के बीच में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा। एपी और जीपी में पैटर्न तो सेम ही टाइप से बन रहा है, तो फर्क क्या पड़ रहा है? बहुत बढ़िया। तब पूछना था ना जिस दिन पे एग्जाम था। ये चीज तब पूछनी थी ना, पागल, इतना जल्दी पूछ ली। ये देख, एक तो मैं बार बार तेरे को यही एपी दिखाता रहता हूँ, रुक तू जरा। ये देख एपी, तो क्या हो रहा है यहाँ पे बता चल। 5 का गैप चल रहा है। 5 5 को का लेना गैप चल चल रहा रहा है। है, क्या बात है, क्या बात है। फिर ये देख, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। हम्म, अच्छा। यहाँ पे ऐसे मत बोल इसको, 5 का गैप चल रहा है। ऐसे बोल इसको कि हम हर बार 5 ऐड कर रहे हैं, है ना। मतलब बोल सकते हैं जो तूने बोला बिल्कुल सही बात है, बट मैं पैटर्न नोटिस करने के लिए ये बात बोल रहा हूँ बस, कि हमने क्या ओके। किया, वी आर एडिंग 5 इन ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग 5 टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ये दोनों चीजें समझ आई? पहले मेरे को ये बता दे बस, सिंपल यस। सिंपल सी। हाँ, अब जीपी में क्या होगा, अब इसको थोड़ा ब्रॉडर वे पे समझ। जीपी में क्या होगा कि जीपी में हम हर बार मल्टीप्लाई करेंगे जिस भी टर्म को कर रहे हैं, ओके। और एपी में हम हर बार ऐड कर रहे होंगे जिस भी टर्म को कर रहे हैं। तो साइंस का डिफरेंस है सिर्फ। हाँ, बहुत सही। आइंस्टीन आ जाता बेटा सही में, कि बेटे
तुमने एकदम मतलब साइंस का तो डिफरेंस है ही, ऐसे नहीं समझना है सिर्फ इस बात को। सॉरी, हाय जानवी, आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग क्लास। एक बार निष्कर्ष सर से बात करो, तो मुझे लगता है तुम्हारी दूसरी क्लास चल रही होगी। मतलब ये नहीं होगा, मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड मेरे को लगता है कुछ और होगा। हाँ, साइंस का तो डिफरेंस होगा ही होगा नंदिनी, बट एक और चीज है कि मतलब इस बात को साइंस से मत देख तू, इस चीज को ऐसे समझ कि हम नेक्स्ट पैटर्न कैसे देख रहे हैं। अच्छा चल ये बता, पैटर्न इस तरीके से देख रहे हैं कि हमें नेक्स्ट टर्म किस तरीके से मिल रही है, पहले वाले टर्म से नेक्स्ट टर्म पे कैसे पहुंच रहे हैं हम। पहली बार ऐड करके पहुंच रहे हैं कुछ, एंड सेकंड टाइम मल्टीप्लाई करके पहुंच रहे हैं। तो बात तो तेरी बिल्कुल सही है, जो तूने बोला है वो बात बिल्कुल सही है कि बस साइंस का डिफरेंस है, पर साइंस का डिफरेंस नहीं है सिर्फ, ऐसे भी देख, ये भी एक जीपी है, ऐसे समझ। 1 2 4 8 16 32 64, मतलब अभी तो मैंने तुझे, इसका तो डी भी 5 था और इसका आर 5 था, कॉमन रेशियो 5 था, इसका डी 5 था, तो इसका आर मैंने 2 कर दिया। तो मतलब ऐसा ही नहीं है कि डी और आर हमारे सेम ही रहेंगे, कुछ भी हो सकते हैं। बस हाँ, ये पक्का है कि जीपी में हर बार मल्टीप्लाई करने पे मिलेगी कुछ टर्म, और एपी में हर बार कुछ ऐड करने पे मिलेगी टर्म नेक्स्ट। आप समझ सकते हैं कौन सी एपी है कौन सी जीपी है, बता। नहीं, चल ट्राई कर एक बार, ये देख। ऐसे ही हमारे पास और भी प्रोग्रेशन होते हैं। चल मैं तेरे को प्रोग्रेशन के बारे में बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है वैसे ही। मतलब सॉरी अच्छा ये बताइए, ये क्या है, ये एपी है जीपी है? ये जीपी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें एक, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, -1 में इस हमेशा। एग्जैक्टली exactly. अरे कितना सुकून तुझे फाइंड आउट कर लिया, -1 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अच्छा चल, अब मैं तेरे को इसका एक और शॉर्टकट बताता हूँ, तेरे को चेक कैसे करना है। ठीक है, तेरे को चेक इस तरीके से करना है कि तेरे को दो नंबर्स के रेशियो लेने हैं, फर्स्ट सेकंड का रेशियो, सेकंड थर्ड का रेशियो। अगर वो दोनों सेम आ जाते हैं तो ये जीपी है। जैसे देख, मैं यहाँ पे रेशियो लेके दिखा रहा हूँ तुझे, 1/-1 एंड देन -1/1। ठीक है, हम्म, इसका भी रेशियो -1 है, इसका भी रेशियो -1 है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, तो हमें पता चल गया यहां से क्लियरली ये जीपी है। टू फाइंड एपी तेरे को क्या करना है, यही चीज, रेशियो नहीं लेने हैं तेरे को, उस केस में डिफरेंस लेना है। जैसे कि सपोज इसी को मैं चेक करना चाहता हूं कि ये एपी है जीपी है, तो मेरे को दो टास्क करने पड़ेंगे। पहला तो ये कि मैंने रेशियो लिया 1 का -1 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ, दोनों रेशियो क्योंकि -1 आए, तो मैंने ये बोल दिया कि ये एक जीपी है। नाउ आई विल शो यू कि क्यों एपी नहीं है। एपी है इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये एपी है तो 1 में से -1 को जब मैं माइनस करूंगा, वो बराबर होना चाहिए -1 में से जब मैं 1 को माइनस करूंगा। ये देख, इधर से 2 आ रहा है, इधर से हाँ, -2 आ रहा है, -2 आ रहा है। एग्जैक्टली, तो विच इज फॉल्स। तो ये एपी नहीं है। तो एपी या जीपी कोई भी है, जो भी हमें चेक करना है, हमें इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि एपी के केस में हम दो नंबर्स का दो बार डिफरेंस लेके देखेंगे, 1 का पहले -1 से, फिर -1 का 1 के साथ। और यही चीज अगर जीपी के लिए चेक करनी है तो 1 का पहले रेशियो लेंगे -1 के साथ, देन विल फाइंड आउट द रेशियो ऑफ -1 विद 1। अगर ये दोनों रेशियो सेम आते हैं तो वी कैन से ये जीपी है, और अगर ये दोनों डिफरेंस सेम आते हैं तो वी कैन से कि ये एक एपी है। आई बात समझ? आप आइडेंटिफाई कर यस, सकते हैं एपी है जीपी है। यस सर। चल फिर मेरे को बताओ, मेरे को लग रहा है यार ये गड़बड़ है। हाय जॉन, आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग क्लास। ये बता, एपी है कि जीपी है? जीपी है। हम्म, कैसे पता चला?
क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है हर जगह। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के साथ 4 मल्टीप्लाई करियो, कितना नहीं आएगा? सॉरी, एक सेकेंड रुको। कोई नहीं, ट्राई कर, ट्राई कर। नहीं, ये एपीए क्योंकि इनका डिफरेंस सेम है। क्या बात है। और ये देखिए जरा, ये जीपी है। अब ठीक है। अच्छा हुआ तूने बता दिया मेरे से। पता चला एपीजीपी खत्म होने के बाद पहचान ही नहीं पा रही है लड़की, कह रही बस आता तो था मेरे को, बट मेरे को ये नहीं समझ आया ये एपीए के जीपीए फॉर्मूला कौन सा लगाने हैं। मेरे को सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले आते हैं, आप पूछ लो। अच्छा, तो अब देख अपन को दो चीजें यहां पे करनी है, मतलब सॉरी तीन फॉर्मूले अपन को सीरीज के लिए याद रखने हैं। एक ये वाला फॉर्मूला, देन सेकंड इज सिग्मा के स्क्वायर वाला फॉर्मूला। इसको हम बोल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, लिख लें यहां पे, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसको हम बोल सकते हैं, जो सेकंड वाला पार्ट में भी देने वाला हूं, इसको हम बोल सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। हम्म तो ये बनेगा सिग्मा के स्क्वायर, के इज फ्रॉम 1 टू n। इफ यू विल एक्सपैंड दिस, तो ये देख, ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, राइट? यस सर। एंड विच विल बी n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। मतलब अगर हम 1 से लेकर 10 तक निकाल रहे होते तो आंसर आता 10, 11, 21 डिवाइडेड बाई 6। 6 क्यों? वंस अब इसका सम निकालने का वैसे तो तरीका है, मतलब हम इसका प्रूफ भी निकाल सकते हैं, बट प्रूफ तुमसे कभी पूछा नहीं जाएगा, तुम्हें लगाना अप्लाई सीधा यही करना है। बट हाँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं बता सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं नहीं कोई बात नहीं। है। इसीलिए मैंने बताया नहीं, कि मेरे को लगा कि तुम, क्योंकि कोई जरूरत तो वैसे तुम्हें कभी नहीं पड़ेगी उसकी, कभी प्रूफ भी नहीं पूछा जाएगा तुमसे। पर हाँ, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है देख, क्योंकि इसी पे ही बेस्ड पूरी सीरीज है। जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सब इसी पे बेस्ड हैं। ये तीन चीजें हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए हमेशा, और सीधे अप्लाई करनी है, कोई इश्यू भी नहीं है। तेरे को कहीं पे भी ये दिख जाए ऐसी चीज, सीधा उठा के फॉर्मूला लिख दे इसकी जगह, कोई नहीं पूछेगा तुझसे, मार्क्स देंगे बस एकदम बढ़िया। और तीसरी चीज है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब है कि अगर हम सारे क्यूब्स का सम निकालें नेचुरल नंबर्स के, तो किस तरीके से निकालना है, विच विल बी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू जहां तक भी आप निकाल रहे हैं n क्यूब। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो ये फॉर्मूला इसका होल स्क्वायर, यानी कि n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं जो काफी यूज होंगे देख। अब हम देखते हैं जरा इनकी एप्लीकेशन किस तरीके से हमें अप्लाई करने हैं। एक मिनट। अब इससे पहले एक चीज और छोटी सी, ये देख, एसएन का क्या मतलब है जब हम बार बार एसएन लिखते आ रहे थे, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सॉरी, सम ऑफ एन टर्म्स। यस। एसएन से हम हमेशा जब जब सीक्वेंस एंड सीरीज के केस में एसएन लिखा हुआ होगा, एसएन
S is representing sum and n is representing n terms. तो दिस इज सम ऑफ n टर्म्स. किसी भी सीरीज के n टर्म्स का सम है ये, या वो एपी हो, जीपी हो, या कोई और सीरीज हो. तो इसे हम लिखेंगे कैसे? अगर प्रैक्टिकली मैं इसको लिख के देखूं तो ये यही तो है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू nth टर्म. ये लिख सकते हैं हम इसको? नहीं, ये तो थोड़ा लिख टफ सकते है. ये हैं। तो थोड़ा अलग है. ऐसे तो नहीं बढ़ा मैंने. देख, मैं इसी चीज को ऐसे लिख दे रहा हूँ सिग्मा की फॉर्म में. इसको मैंने बोला आर, और आर की वैल्यू हम 1 से लेके n तक लेके जा रहे हैं. इसका मतलब ये है, सीधे सीधी बात अगर मैं करूं तो, कि अगर आपको किसी भी सीरीज की जनरल टर्म दी गई है, फिर से, अगर आपको किसी भी सीरीज की जनरल टर्म दी गई है, तो आप उस पर सिग्मा लगाइए डायरेक्ट 1 से लेके n तक, और आप सम ऑफ n टर्म्स निकाल लेंगे. चलो इसी चीज को अप्लाई करके देखते हैं, ज्यादा अच्छे से हमें तब समझ आएगी ये बात. ये कह रहा है कि अगर सपोज आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स whose nth term is given by n into n plus 3. अब देख, बहुत बार हमें क्वेश्चंस में क्या होगा, nth टर्म दे दी जाएगी और बोला जाएगा Sn निकाल दीजिए, अब सम ऑफ n टर्म्स निकाल दो. ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है तेरे को, यहां पे तुझे गिवन क्या है वो फाइंड आउट कर ले. गिवन है ये an which is n into n plus 3. तो अगर तेरे को a1 चाहिए ना, तो n की जगह 1 पुट कर देंगे हम. तो पहले तो मैं दिखा देता हूं, बस ये देखने के लिए, अपने समझने के लिए. पेन को नीचे रख दे, लिखना नहीं है कुछ भी, पहले समझ ले इस बात को कि ये क्या कह रहे हैं. इसने तेरे को सारी टर्म्स दे दी बेसिकली. किस तरीके से? इफ यू पुट n is equals to 1, तो you will get a1 which is 1 into 4, 1 into 1 plus 3 यानी कि 4, which is nothing but 4. Then a2 is 2 into 2 plus 3 5 यानी कि 10. Then a3 is 3 into 6 यानी कि 18, and so on so forth. ठीक है, ये बात क्लियर है कि ये Yes, हमारे sir. पास टर्म्स हैं इस सीरीज की. तो बेसिकली वो निकलवाना क्या चाह रहा है, देख, वो ये चाहता है, वो हमसे कह रहा है Sn निकालिए which is 4 plus 10 plus 18 up to n into n plus 3. n टर्म्स तक का सम निकालिए, जहां पे nth टर्म है n into n plus 3, फर्स्ट टर्म है 4, सेकंड टर्म है 10, थर्ड टर्म है 18, इसी तरीके से. तो हमें निकालना तो ये है, जो उसने ऊपर बोला है वो उसको ऐसे भी दे सकता है कभी. मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ तुझे, वो सीधा क्वेश्चन में ये दे सकता था, फाइंड 4 plus 10 plus 18 plus this up to n into n plus 3. इसका मतलब हो जाता कि उसने तेरे को जनरल टर्म दे दी. ठीक है, बट ये जो मैंने तुझे लिखवा, जो ये मैंने समझाया है ना, इससे होगा कुछ नहीं. तेरे लिए अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, तेरे को समझ आ जाएगी बात कि हाँ ये करवाना तो हमसे ये चाहता है, और करना कैसे है उसमें इसकी कोई हेल्प नहीं मिलेगी तेरे को. जो अभी तक हमने लिखा है उसमें कोई फायदा नहीं है इसका. इसलिए मैंने तुझसे बोला लिखना है अभी मत लिख, अब लिखना है तेरे को लिख ले, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. वैसे लिख ही ले, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है. अभी तो इसने दिया फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose n टर्म इज गिवन बाय n into n plus 3. वो ये भी बोल सकता था, फाइंड 4 plus 10 plus 18 up to n into n plus 3. अब बात शुरू करते हैं, फाइंड आउट करना कैसे है. कर लिया नोट? Yes, sir. ओके. अब फाइंड आउट कैसे करना है, देख, बहुत सिंपल काम है. an के साथ a के भी लिख ले. यहां पे मैंने के टर्म्स में लिखे हैं क्योंकि सारी चीजें.
तो इसलिए मैं इसे बोल रहा हूं n की जगह बस k से रिप्लेस कर दे पहले तो। अगर n के अलावा ये k में ही देता मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देता। बट अगर n में दिया है तो n की जगह k से रिप्लेस कर दे, तो ये हो जाएगा k इंटू के प्लस 3। अब ये जो मैंने ऊपर लिखा था इसको a k लिख, बल्कि k इज फ्रॉम 1 टू n, वरना तेरे को कंफ्यूजन ना हो कोई भी। तो करना क्या है, करना बहुत सिंपल सा काम है कि Sn निकालना है, और Sn निकालने के लिए जो इसने जनरल टर्म दी है, जिसको मैंने k की टर्म्स में लिखा है अभी अभी, उसका सम निकाल देना है बस बच्चे। k इंटू के प्लस 3 इज फ्रॉम 1 टू n। जो भी जनरल टर्म दी गई है उस पर सिग्मा लगा देंगे तो Sn मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, क्या तेरे को ये बात समझ आई? हाँ जी सर। कैसे हमें Sn निकालना है, हर बार यही करना है, ठीक है। अब मैंने तेरे से अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिग्मा वेरिएबल्स पर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। यहाँ पे ये है k और मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये है k प्लस 3, तो मल्टीप्लीकेशन पे सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम नहीं, पहले पर और इसको सॉल्व बाहर करेंगे। निकाल देंगे। नहीं, अभी नहीं निकालेंगे, अभी पहले मल्टीप्लाई कर दे k को अंदर। तो k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा k स्क्वायर प्लस 3k। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हम्म। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि देख बीच में एडिशन आ रहा है, तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा k स्क्वायर, k इज फ्रॉम 1 टू n प्लस सिग्मा k इज फ्रॉम 1 टू n इंटू 3k। पहला स्टेप। यहां तक कोई प्रॉब्लम? पूछ ले नो मेरे से सर। जो भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए तेरे को, मेरे से एकदम चिल रहना है। मैं बहुत ही, मतलब मेरे को मैथ्स तो सिखाना ही है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि मैं समझनी भी है ये सारी चीजें। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो तेरे को चिल रहना है, एकदम पूछ लेनी है बात। जब तक पूछेगी नहीं तब तक आएगा ही नहीं तेरे को। ओके, अब इस पार्ट को, के स्क्वायर वाले पार्ट को, इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है अभी जो हमने लिखा था, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, सिग्मा के स्क्वायर, के इज फ्रॉम 1 टू n। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इस वाले पार्ट के लिए 3 को तो मैं बाहर निकाल सकता हूं क्योंकि 3 मल्टीप्लीकेशन में और कांस्टेंट है। और इसके लिए मैं फिर से फॉर्मूला लगा सकता हूं, सिग्मा के इज फ्रॉम 1 टू n, n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। जिसको और सॉल्व करूंगा तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, यहां पे बनेगा 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3। सॉल्व करता हूं तो n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2n+10। और सॉल्व करूंगा तो n, कहीं भी छोड़ सकते हैं हम वैसे इसको, यहाँ पे भी छोड़ सकते थे बोल दो, बट अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ तक सॉल्व कर दोगे तो, और कोई बात नहीं है, टीचर खुश हो जाएंगे तुम्हारे। तो काम तो अपन को देख ये करना है। अब तेरे को जो भी स्टेप समझ नहीं आया वो मेरे से पूछ ले, कहाँ पे हमने क्या किया है। आ गया सर। आ गया समझ? तो फिर चल तू मेरे को ये करके दिखा दे। मेरे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, कल भी बताया था तूने मैंने तुझे, वो थोड़ा कम आता है मैथ्स तो मैं सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। तो बता दिया अगर मेरे को, अब ये मेरे को समझा दे बस, मतलब समझा मत तू, बस इसका आंसर निकाल दे।
मेरे अकॉर्डिंग तेरे को एक क्वेश्चन यहां से शुरू करना चाहिए सीधा। और ए एन वाले एक्सप्रेशन को, ये ए एन है, ए एन वाले एक्सप्रेशन को पूरा सिंप्लीफाई कर ले। जैसे देख मैंने यहां पे भी तो सिंप्लीफाई करा है, एन को मल्टीप्लाई करा है अंदर, एन स्क्वायर प्लस 3n एंड में, तो तभी इसे फिर के स्क्वायर प्लस 3 के लिखा है। तो पहले इसको पूरा सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई करने से मतलब है कि इसके स्क्वायर ओपन कर और तब वैल्यू पे सिग्मा लगा, एन को के से रिप्लेस करते हुए। ये मैं रफ कर दूं ना पूरा तो? हाँ जी सर। ओके, तो ए एन मेरे को इस बार दिया गया है 2n-1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो देख मैं इसको ओपन करके सॉल्व कर लूंगा, सिंप्लीफाई कर लूंगा। चल सॉरी, तू करते रहे, ठीक है। मैं तेरे को 1/3n into 4n square minus 1. 1 बाय क्या, फिर से बोल दे। 1/3n into 4n square minus 1. क्या बात है, बिल्कुल सही है, करेक्ट, वेरी गुड। मेरे को कम उम्मीदें थी वैसे इस बारी के, इस अभी सेकंड ही क्वेश्चन था ना, तो मुझे लगा कि गलत ना हो जाए, बट वेरी नाइस। Thank you. अब बस फिर मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट। बस मैं इतना ही बताना चाहता था देख, कि अगर तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे तो फिर इसको हम ओपन कर देंगे, सब पे सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। वेरी नाइस। चलो अभी एक छोटी सी बात और देखो, कभी कभी ना हमें अब ये हमें अब आगे की बातें बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है, मतलब बुक्स वाले क्या करेंगे, तुम्हें थोड़ा चेक करते रहेंगे कि भाई कितना इन्हें समझ आई है ये बात। जैसे वो तुम्हें कभी कभी क्या देंगे, पहली बात तो वो इसी चीज को ऐसे बोल सकते हैं, जैसे फाइंड 3 into 8 प्लस 6 into 11 प्लस 9 into 14 अप टू n टर्म्स। तो वो तुमसे सीधा सीरीज दे देंगे और सीरीज का सम सॉल्व करा देंगे। इसमें दो पार्ट हो सकते हैं, एक कि तुम्हें nth टर्म दे दी जाती, यानी कि जनरल टर्म दे दी जाती, जैसे अभी जनरल टर्म दे दी गई थी, तो इजी हो गया था काफी क्वेश्चन। पर वो क्वेश्चन तो फिर हम कर ही चुके हैं, वैसे ही हमने पहले वाला क्वेश्चन भी कर ही है, वही उसी टाइप का क्वेश्चन होता वो, क्योंकि उसमें डायरेक्ट हमारे पास nth टर्म होती, हम वहीं से शुरू करते, ए के लिखते उसको nth टर्म को जो भी था, और सिग्मा ए के से हम एस एन निकाल लेते। एक तरीका तो देख हमारे पास ये था, बट थोड़ा सा स्मार्टनेस क्या करेंगे वो इसमें, कि इस तरीके से दे देंगे क्वेश्चन। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें बच्चे हमारे पास nth टर्म नहीं है, यानी कि हमें पता नहीं जनरल टर्म को लिखे कैसे। जैसे ही जनरल टर्म मिलेगी, जैसे ही जनरल टर्म मिलेगी तो अपना काम हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बट अगर जनरल टर्म नहीं मिल रही है तो हमें जनरल टर्म खुद से बनानी पड़ेगी। जनरल टर्म मिलते ही हम सीधा उस पर सिग्मा लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, बट यहां पे जनरल टर्म नहीं है, यही हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब हम जनरल टर्म कैसे लिखें, द प्रॉब्लम इज दिस। तो जनरल टर्म कैसे लिखें, इसके लिए क्या करना है, और इसके लिए देखना है पैटर्न। अब पैटर्न के खेल जो है वो हमें अपन को थोड़े से समझने पड़ेंगे। देख, तो पहली टर्म है 3,
फिर है 6, फिर है 9, ऐसी अप टू n टर्म्स। दूसरी टर्म है इसकी 8, 11, 14, ऐसी बढ़ते 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 कुछ 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 कुछ। ठीक है। हाँ जी। अब इस चीज को एक सेकंड रुको। देख, एक तरीका तो ये है कि हम ना इसको अपने दिमाग से ही निकालें, कि हमने लॉजिक देखा nth टर्म कैसे निकालेंगे, और लॉजिक से हमने सीधी nth टर्म ही लिख दी। जैसे मैं तेरे को यहाँ पे सिखाता हूँ लॉजिक क्या है। यहाँ पे पहले 3 का मल्टीपल, ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं देख, 3, 6, 9, 12, इसके बाद 15 आ रहा होगा, इसके बाद 18 आ रहा होगा, इसी तरीके से, है ना। तो ये क्या है, 3 into 1। फर्स्ट टर्म में आ रहा है 3 into 1, हाँ जी। सेकेंड टर्म में आ रहा है 3 into 2, थर्ड टर्म में आ रहा है 3 into 3, फोर्थ में आएगा 3 into 4, और जो भी आएगा इसकी भी बात करेंगे अभी। nth टर्म में क्या आएगा, 3n। 3n। वेरी नाइस, सही बात है। एक तो ये तरीका हुआ, हम लॉजिक लगा दें। दूसरे वाले के लिए लॉजिक तू बता मेरे को। अगर ये 3 है तो ये क्या है, 8। 8 plus 5 11। इसको इससे 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 पैटर्न से रिलेट करने की कोशिश कर, इसको इसके साथ रिलेट कर। 3 है तो ये 8 है, यानी कि 5 ऐड किया। यहाँ पे देख 6 है तो ये 11 है, ये 9 है तो ये 14 है, हर बार 5 ऐड करके तो मिल रहा है। हाँ। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अगर ये 3n है तो ये 3n plus 5 है, क्योंकि दूसरे वाला नंबर तो हर बार 5 ऐड करने के बाद ही मिलेगा, राइट। एक तरीका तो देख an निकालने का ये है, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है देख, अगर ये समझना है, बेस्ट तो यही है। अगर तेरे को ये समझ आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ये हर बार नहीं आएगा देख, ये मैं बता रहा हूँ खुद से भी। और ऑल दो जनरल क्वेश्चन में आ जाना चाहिए, क्योंकि उतना टफ कोर्स में तो नहीं देंगे पेपर, तो उसमें आ जाता है हमें तरीका हमेशा समझ। बट अगर ना आए ये सपोज फिर भी, तो हम कैसे निकालेंगे an को। अब an निकल गया, अब तो हम निकाल देंगे फिर sn निकालने के लिए इसको लिख दे यहाँ पे 3k इंटू 3k प्लस 5, k की वैल्यू 1 से लेके n तक, मल्टीप्लाई कर, सिंप्लीफाई कर, सिग्मा को डिवाइड कर, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, कंप्लीट कर लिया इस क्वेश्चन को। बट मेरा फिर से मेन पॉइंट वही है कि nth टर्म कैसे निकालें, क्योंकि nth टर्म निकल गई तो फिर हम आंसर निकाल सकते हैं, फिर दिक्कत नहीं है। इसको हम लिख देंगे सिग्मा k is from 1 to n 9k square plus 15k, which will be 9 times sigma k is from 1 to n k square plus 15 times sigma k is from 1 to n k। डायरेक्ट फॉर्मूले दोनों के पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, और थोड़ा सिंप्लीफाई करके। बट अगर हमें an निकालना है दूसरे तरीके से तो कैसे निकालें। अब देख, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, तो ये AP बन रहा होगा एक। AP बन रहा होगा, तो मैं इसकी nth टर्म निकाल लेता हूं AP की। 3, 6, 9, तो पहली टर्म होगी an में nth टर्म ऑफ 3, 6, 9 एंड सो ऑन। और दूसरी टर्म होगी इस AP इसकी an की 8, 11, 14, ये भी एक AP है, nth टर्म ऑफ 8, 11, 14 एंड सो ऑन। ये एक AP है। nth टर्म निकलने का फॉर्मूला मेरे को पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी nth टर्म होगी इस AP की a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका a है 3, d भी है 3। इसकी nth टर्म होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देख, सॉल्व करेंगे तो वही आएगी वैल्यू, 3n into 3n plus 5। दोनों ही तरीके से हम निकाल सकते हैं, जैसे चाहिए। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, चल मैं तेरे को 2-3 क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, फिर ये भी फाइंड आउट करके लाने कल। सॉरी, फाइंड, एक तो इसको कंप्लीट कर लिया। कल क्या, अच्छा जो सैटरडे, नहीं तो फिर नेक्स्ट सैटरडे भी कर सकते हैं, और अगर तुम चाहो तो
कोई बीच में क्लास भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, एज यू वांट, एज यू विश। मेरे को बाद में भी इन्फॉर्म कर सकते हो, सोच लेना, ठीक है। मेरे को शायद तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर एक्चुअली वीकडे में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो फिर हम नेक्स्ट सैटरडे ये सारी क्वेश्चंस जितने भी बचे हुए हैं सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपन का सीरीज एंड सीक्वेंसेस खत्म हो चुका है। फिर नेक्स्ट सैटरडे से वी कैन स्टार्ट लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, राइट? यस सर। ठीक है, पहले ये डिस्कस कर लेंगे जो भी प्रॉब्लम्स है, और तुम क्वेश्चंस लगा लो एक बार, एनसीईआरटी फिनिश कर देना, अभी पूरा हमारे पास वीक होगा, तो अभी तो 4 दिन तो है ही, आराम से एक बार फिनिश कर लो। मिसलिनियस एग्जांपल्स और मिसलिनियस एक्सरसाइज तो पक्का सी फिनिश करके आनी है, और जो भी इसकी प्रॉब्लम्स होगी पहले डाउट्स ले लेंगे, उसके बाद हम और अगर और भी कोई डाउट है, अगर तुमने कोई और बुक फॉलो करी है, कोई भी असाइनमेंट है, जो भी व्हाटएवर जो भी तुम फॉलो कर रहे हो, जहां से कहीं से भी तुम्हारा कोई भी डाउट हो, तो वो तुम पहले हम वो डिस्कस। हेलो, हाँ जी सर। मैं ऑडिबल? ओके, यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हैव यू नोटेड दिस? यस सर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। ओके, बाय बाय बच्चा, टेक केयर। मुझे लग रहा है तुम्हारी वॉइस कट हो जा रही है बीच बीच में। हाँ, अभी आ रही है आवाज? हाँ, गुड नाइट बच्चे, बाय बाय।